श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज नागौर कर्म सम्मान समारोह जो है उसमें सभी मंचासीन और यहाँ उपस्थित लोगों का स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं और चारों स्तंभ में मुझे बहुत लंबे समय तक काम करने का अनुभव है। बहुत लोग को हम लोग समझ पाते हैं, लेकिन जैसा नाम है सागर आनंद, तो सागर जी को हम लोग समझ नहीं पाए और इसका शिकवा शिकायत चितरंजन चंद्रा जी, अशोक प्रियदर्शी जी और इनसे जुड़े लोगों को करते थे, लेकिन ये लोग भी नहीं बताते थे कि उधर क्या रहे हैं। तो निश्चित रूप से मालूम होगा कि इन लोग को भी मालूम नहीं होगा कि बात शेयर कर पाए, लेकिन लगता था कि फोन कर रहे हैं। हम 3 साल से फोन करना ही बंद कर दिए थे कि जब फोन का जवाब नहीं आ पाता है तो फोन करना क्या जरूरी है। इन लोग से हाल चाल लेते रहते थे। खैर, आपका जो साधना है और निश्चित रूप से जो तपस्या यह सनातन धर्मावलंबी लोगों का देश है, इस देश में तपस्या का ही महत्व है। जब जब संत ऋषि मुनि तपस्या किए हैं तो कुछ नया लेके आए हैं। आप निश्चित रूप से नया लेके आए हैं। इसके लिए माता जी के श्रद्धांजलि के बाद आपको बधाई कि आप इसी तरह आगे कुछ करते रहे। लेकिन जब भी आप धर्म और साधना में लीन हो तो लोगों को मैसेज दे दे कि हम साधना में लीन होने जा रहे हैं और हम लोग अनावश्यक आपके प्रति भाव नहीं रखे। स्वाभाविक है, मानव गुण है कि लगातार किसी को फोन कीजिए और एक हमारा आदत है कि हम किसी व्यक्ति को 5 बार जरूर फोन करते हैं लगातार। बहुत आदत है कि एक बार फोन करके छोड़ देगा, देखेंगे तो बात करेंगे, लेकिन हमारा आदत है कि 5 बार जरूर फोन करते हैं। जिसको करेंगे तो लगातार 5 बार, उसके बाद ही करते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं क्या है। खैर जो भी है, अभी हमारे सर बोल रहे थे कि सब लोग मोबाइल देख के कर्ता पाठ कर रहे हैं। यह युग जो है वर्तमान समय संक्रमण काल का है। हिंदी के लिए इससे बड़ा संक्रमण कुछ नहीं है कि सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं या नहीं भी बैठे हुए हैं, सब अपने बेटा बेटी को कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहते हैं। कॉन्वेंट का दुष्प्रभाव है कि मोबाइल पर आज जो हिंदी कविता सम्मेलन में जो भी कविता से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग हिंदी को बचा रहे हैं कविता के माध्यम से। पहले कवि का जो स्थिति था, कुमार विश्वास आके इसमें इस देश में और इस देश का पूरे राष्ट्रीय लेवल पर जो राम धुन या महाभारत का जो भी उनका कथा कहानी कविता होता है, उससे लोगों को हिंदी के प्रति लोग जागरूक किए हैं। घर का उदाहरण बताते हैं। एक बार सामान सूची बनाने के लिए हम घर पर बेटी को बोले, उस सब सामान वो लोग बोलते क्या वो लिखते थे। जब पूजा मेरे पास आया तो सब इंग्लिश में लिखा, हिंदी में एक लाइन नहीं था। तो हम उसको बताए कि क्या लिखती है, लिखे तो ये साफ साफ निकल है। हम बोले कि इंग्लिश जिस दुकानदार के यहाँ जा रहा है वो पढ़ा हुआ रहेगा तो सामान निकालेगा, समझेगा। उससे हिंदी नहीं लिखा पाया और नतीजा हुआ कि फिर पूजा को उसके बगल में हम हिंदी में लिखे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो जिसका सामान खरीदते हैं वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, वो हिंदी ये समझ लेता है। तो इस संक्रमण काल है। आप अपने बाल बच्चे को इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आशा करते हैं कि लोग हिंदी और बढ़ावा नहीं देना। बढ़ावा कहाँ से होगा? एक पीढ़ी नहीं, एक युग में 11 वर्ष का युग होता है। आप सोचिए कि कई युग बीत गया। आज 3 युग लगभग बीते हो जा रहा है जहानाबाद में कॉन्वेंट स्कूल के आने के बाद। तो वर्षों लग जाएगा हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने में। अब वो लगता है निकट भविष्य में संभव नहीं है। हिंदी बचा रहे कि कवियों के माध्यम से यही बहुत है। जो स्थिति वर्तमान समय का जो बना हुआ है, न हिंदी का लिए आपको टीचर मिलेगा और न लिटरेचर में इंग्लिश का, सब जगह एक बार खाली है। क्यों? इसके प्रति कोई लगाव ही नहीं है लोगों का। तो हम लोग इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से सभी लोग को जागरूक करें कि हिंदी के प्रति जागरूक रहिए, तभी यह कथा कहानी और कविता जो है वो शोभा देगा। तो संक्रमण काल से निकलने का यही उपाय है। और इस कार्यक्रम के बाद में चूंकि सभी वक्ताओं ने बता ही दिया है और काफी समय भी हो गया है, तो हम तो यही कहेंगे कि कार्यक्रम होते रहना चाहिए। और एक बात और, जो कवि लोग हैं जो कविता लिखते हैं, हमने की अखबार के माध्यम से 2-3 अखबार निकाल रहे हैं,
एक जहानाबाद रेलवे टाइम से एक 2 बातें हैं, और तीसरा जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में है वो है शब्दों का संसार। तो हम सभी से आग्रह करें कि कर्ता के साथ फोटो भेजिए। आपकी कर्ता को छाप के हम प्रतिदिन सवेरे उठते हैं तो 3 घंटा मेरा दरवाजा खुलता है 9 बजे के बाद, इसलिए सुबह उठने के बाद हम 25,000 लोगों को किताब सबसे पहले जहानाबाद का अखबार भेजते हैं, पटना का उसके बाद अखबार भेजते हैं, सब लिखते हैं किसका अखबार है, उसके बाद दिल्ली और दूसरे जगह का अखबार है। प्रतिदिन या तो फिल्मी का गाना भेजेंगे, कोई गाना हो, भजन हो, या दूसरे दिन भेजते हैं जो पत्रिकाएं हैं, इसमें इंग्लिश विभाग वगैरह, इंडिया टुडे है, वो है, धार्मिक किताब है। हमें प्रतिदिन मतलब है कि एक दिन में हमारे ग्रुप से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको 50 से 55 पीडीएफ प्रतिदिन जाता है। और कोई पीडीएफ ऐसा नहीं है कि जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। 25,000 लोग हमसे जुड़े हुए हैं और कोई लेफ्ट नहीं होते। सरकार ने हमको ऐसा चीज भेजते हैं कि जो उनके लिए सराहनीय है। जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, दिल्ली का तो ग्रुप जुड़ा हुआ है बीपीएससी और यूपीएससी का, प्रतिदिन मैंने मांग करता है कि आप ये चीज भेजिए, खोज के अखबार भेजना पड़ता है उसको। तो कहने का मतलब है कि आप लोग लिखते हैं वो आपके डायरी में सिमट के रह जाएगा। हो सकता है कि आपके गुजरने के बाद बाल बच्चा उसको फेंक दिया जला देगा, या कहीं कि उसको दिया खा जाएगा, उसको लिखिए। हो सकता है कि जो हम भेजते हैं कोई ना कोई व्यक्ति उसको संग्रह करके रख रहा हो। जहानाबाद में छोटा उदाहरण देके हम बैठेंगे। जहानाबाद में एक कवि थे, मैंने वो अपने जमाने के ऐसा कवि थे कि कविता लिखने के चलते 3 बार जेल गए। उनका नाम था चंद्रदेव शर्मा। जहानाबाद में चांद प्रेस का था। और क्या लिखे थे? लिखे थे पवित्र पापी, राष्ट्रपति उस समय थे राजेंद्र बाबू, उनके ऊपर लिखे थे कि व्यक्ति भ्रष्ट है और अपने आप को पवित्र करता है। करता में सब करता लिखते थे, अपने लिखते थे, अपने प्रेस में छापते थे, और छपने के बाद उसको प्रतिदिन जाके बेचते थे। रेड केन में किताब, अपने किताब बेचते थे। एक था नेहरू नंदिनी। जब नेहरू जी जब इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनी तब लिखे थे नेहरू नंदिनी, इसका क्या क्रियाकलाप है। एक लिखे थे बापू, स्वर्ग में बापू के सपूतों का राज, हम पूरा लिखे थे, वो लिखे थे सपूतों का राज। इस सारे किताब विकेश हुआ और सभी किताब हुई जेल गए, सब सरकार के खिलाफ था। और जो बयान वो लिखे थे, आज भी वो बयान पढ़िएगा ना तो मेरा कि आज के रिकॉर्ड के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य था, जहानाबाद निजामुद्दीन से उनका रिश्ता है, एक उनकी की शादी यहाँ भी है। लेकिन जब उन पर शोध होने की बात आई, वो 5 से 7 किताब जो था, इस न उनके परिवार के यहाँ मिला, न उनके स्वजातियों के यहाँ मिला, कहीं भी जहानाबाद में नहीं मिला। सारे लोग थक गए। स्वामी सहजानंद संग्रहालय में लोग बैठे हुए थे, विचार विमर्श चल रहा था। तो हम बोले देखिए भाई कि जो आप लोग जो इस किताब की बात कर रहे हैं, क्योंकि समाज में कुछ ऐसा धारणा है कि जो मेरे बेवाकी के चलते सब लोग समझते हैं कि मेरा विरोधी है, तो हम विरोधी है या ना है। अब लोग समझते हैं। हम बोले कि 500 किताब मेरे पास है। हाँ, आपके पास किताब है, मुझे है करो जाते हैं, लेकिन हम एक किताब देंगे, उसको फोटो क्या कराइए तो दूसरा का देंगे। और जो व्यक्ति शोध किया उन पर पहला शोध था, आज शोध मेरी किताब से हुआ, लेकिन वो व्यक्ति मेरा नाम कहीं भी नहीं किया उस पुस्तक में। मिला जो हमको तो खैर जो भी है उसके लिए तो बात नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि संपत्ति पर बच्चों का अधिकार है, लेकिन आपका लेखनी पर बच्चों का कोई अधिकार नहीं है। और न उसका कोई कर्तव्य है, उस पर साहित्य से जुड़े लोगों का अधिकार है। तो उसको या तो छाप के बांटिए, या पेपर में दे के बांटिए, या जैसे हमारे सेंटुआ जी है, ये अपना गीत गा के लिख के और प्रतिदिन सब ग्रुप में डाल देते हैं। तो जिसको संग्रह करना संग्रह कीजिए। लेकिन बहुत लोग अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी मत बनिए, लिखिए और डालिए फेसबुक पर, या भेजिए, हम छापेंगे उसको। वो एक इतिहास बनेगा और वही कल आपको याद कराएगा। धन संपत्ति जो है वो रहेगा और मर जाइएगा, नाम मिट जाएगा 2 वर्ष के बाद। तो खैर इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। और सभी लोग यहाँ जो आए हैं
सभी साहित्यिक लोग हैं, सभी से आग्रह है कि इस तरह के कार्यक्रमों में अपना समय दें, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम में समय देने से कवि और जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी हौसला बढ़ता है और हौसला अफजाई होता है। अगर हौसला नहीं बढ़ाइएगा तो कोई आगे कार्यक्रम के लिए नहीं बढ़ेगा। धन्यवाद।